एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 11 से लेकर 16 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। 11 ऑफ मई से लेकर 16 ऑफ मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने 10 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और इसमें क्या बोला गया है। नेम दी प्राइवेट सेक्टर लेंडर विच हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडस्ट्रीज फर्स्ट डिजिटल 30-मिनट एक्सप्रेस कार लोन। उस निजी क्षेत्र के ऋणदाता का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में उद्योग का पहला 30 मिनट का डिजिटल एक्सप्रेस कार लोन लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर जानेंगे हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर है HDFC बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक जो है वो अपने एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स दोनों के लिए, मतलब कि जिनका अकाउंट HDFC बैंक में है और जिनका अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है, इन दोनों के लिए जो है एक पहला डिजिटल 30 मिनट्स एक्सप्रेस कार लोन लॉन्च किया हुआ है। ठीक ना, 30 मिनट के अंदर आप लोगों को कार लोन इसमें मिल जाएगा। इसका नाम है एक्सप्रेस कार लोन और ये इंडस्ट्री का पहला 30 मिनट डिजिटल न्यू कार लोन है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम एक्सप्रेस कार लोन रखा गया है, मैंने बताया आपसे, क्योंकि इंडस्ट्री का पहला प्रोडक्ट है वो जो 30 मिनट्स के अंदर कार लोन प्रोवाइड करता है और ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस प्रोडक्ट का नाम एक्सप्रेस कार लोन है। ठीक, अभी ये जो एक्सप्रेस कार लोन है ये केवल और केवल 4 व्हीलर्स के लिए है। ठीक ना, और आने वाले टाइम पर इस कार लोन स्कीम को एक्सपांड करने की ज़रूरत है, एक्सपांड किया जाएगा। ज़रूरत नहीं, HDFC बैंक ने ऐसा बोला है कि इसको एक्सपांड किया जाएगा और इसको एक्सपांड कर लेने के बाद में भी इसमें 2 व्हीलर्स व्हीकल्स को भी जो है इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। क्योंकि HDFC बैंक इसका आंसर होगा, इसलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। शशिधर जगदीशन जो हैं वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई हैं इनके सबके बारे में सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल कर लेना। नेक्स्ट, एज पर द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI रिसेंट डाटा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI हैज़ रिकॉर्डेड हाउ मच ट्रांजेक्शंस ऑफ वर्थ रुपीज़ 9.38 ट्रिलियन इन अप्रैल 2022। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के हालिया आंकड़ों के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI ने अप्रैल 2022 में 9.83 ट्रिलियन रुपए के कितने लेन देन दर्ज किए हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, उसके बाद में इसका आंसर जानते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में इनडेप्थ हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे फिर GBO के लिए हो, चाहे फिर स्केल 3 के लिए हो, या फिर जो दूसरे बैंक के एग्जाम होते हैं PO क्लर्क वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा गया है कि NPCI ने भी हाल ही में एक डाटा रिलीज किया है और उस डाटा में बहुत सारी चीज़ें जो है UPI ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताई गई हैं, जिसमें से एक बात ये बताई गई है कि अप्रैल 2022 में टोटल UPI के माध्यम से 9.83 ट्रिलियन 9.83 ट्रिलियन रुपीज़ का ट्रांजेक्शन्स किया गया है। ठीक है ना, और ये जो इतने रुपीज़ का ट्रांजेक्शन किया गया है इसमें कितने ट्रांजेक्शन किए गए, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पूछा गया है, कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में 9.83 मिलियन ट्रांजेक्शन्स किया गया है अप्रैल 2020 में। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, दो सेपरेट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते थे। एक क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता था कि कितने रुपए के ट्रांजेक्शन हुए हैं और एक क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता था जो इसमें पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। ठीक है ना, तो इसकी फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी की जा सकती है थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.58 बिलियन ट्रांजेक्शन्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 5.58 बिलियन ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। इतने ट्रांजेक्शन्स में यानी कि 5.58 बिलियन ट्रांजेक्शन्स में टोटल 9.83 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजेक्शन्स किया गया है अप्रैल 2022 में UPI के द्वारा। ऐसी इंफॉर्मेशन NPCI के द्वारा रिलीज अभी हाल फिलहाल में जो डाटा रिलीज किया गया उसके अनुसार बताया गया है। इस क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था कि 5.8 बिलियन ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से कितने रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्वेश्चन में दे दिया जाता, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, वर्थ ऑफ ट्रांजेक्शन आप लोगों से पूछ लिया जाता, तो उस केस में इसका जो आंसर हो जाता 9.83 ट्रिलियन हो जाता। तो दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स 5.8 बिलियन ट्रांजेक्शन्स, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, वर्थ ऑफ द ट्रांजेक्शन 9.83 ट्रिलियन। ये दोनों चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखना। ठीक, डाटा रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने के चांसेस हैं।
ठीक है ना। स्केल 3 वालों के लिए जहाँ पर डाटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसके लिए बताना जरूरी है, तो आप लोग ध्यान से इसको करना, दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। इस जो भी एनपीसीआई के द्वारा डाटा रिलीज किया गया था इसमें बहुत सारी चीज़ें और बताई गई थी, कुछ और जानते हैं। अब तक का यूपीआई के द्वारा किया जाने वाला सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, जब से यूपीआई लॉन्च हुआ है तब से अभी तक यूपीआई के द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स किया गया है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इसी अप्रैल 2022 में किया गया। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है, याद रखना 5.58 बिलियन। ये चीज़ें डिफर कर सकती है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये नहीं हुआ कि वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ही उतनी होगी, ठीक ना। अगर हम 1-1 रुपए के 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन 100 रुपए की हो जाएगी। लेकिन अगर हम 100 रुपए के 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या 10-10 रुपए के 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या फिर 10-10 रुपए के 100 ट्रांजेक्शन एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इस तरीके से चीज़ें बदलेंगी। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बदलेगा, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन भी बदलेगा। तो ये चीज़ समझना। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें ये भी बताया गया कि यूपीआई के द्वारा ये अब तक का किए जाने वाला सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यूपीआई के द्वारा अब तक सबसे ज़्यादा कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए गए, तो इस कंडीशन में भी इसका आंसर 5.58 बिलियन होगा। मार्च 2022 की अगर हम लोग बात करें, ये बात हो रही है अप्रैल 2022 की, अगर हम लोग बात करें मार्च 2022 की, तो मार्च 2022 में 5.4 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुए थे। कितना? 5.4 बिलियन, ठीक है, बिलियन। ये बात हो रही है किसकी? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की ये बात हो रही है, ठीक ना। तो मार्च 2022 में 5.4 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए थे। अप्रैल 2022 में 5.58 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए। और अगर हम लोग इसकी बात करें, वर्थ की बात करें, अप्रैल की, मार्च में 5.4 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए थे और इसकी वैल्यू जो थी 9.6 ट्रिलियन रुपीज़ थी। कितनी थी? 9.6 ट्रिलियन रुपीज़ थी, ठीक ना। मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को पीडीएफ में अवेलेबल कराई जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बोल कर बताने से कई बार चीज़ें याद हो जाती हैं, उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ पढ़ो, तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा, फिर भी पीडीएफ आप लोग पढ़ा करो, ये सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा। तो कंपैरिजन अगर आप लोग देखो, इसको कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ये भी तुलना करना भी जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या पूछ लेते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ये स्केल 3 वालों के लिए है, ठीक है ना। वहाँ पर अगर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे तो डाटा पूछ लेते हैं। तो मार्च में जो था वो 5.4 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए और 9.6 ट्रिलियन उन ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू थी। अप्रैल में 9.83 ट्रिलियन रुपीस ये वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन हुए और 5.58 बिलियन ट्रांजेक्शन्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आप लोग जानना। और मार्च 2022 में अभी ये फर्स्ट टाइम 5 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का आंकड़ा टच किया है, ऐसा यूपीआई ने बताया। ये जो 5.4 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स मार्च 2022 में हुआ, ये जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जबकि 5 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का आंकड़ा टच किया गया है यूपीआई के द्वारा। यूपीआई ने फर्स्ट टाइम 5 बिलियन से ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स किए हैं किसी एक पर्टिकुलर महीने में, ठीक है। ये डाटा भी इसी रिपोर्ट में बताया गया है। और मैंने बताया ना कि कंपैरिजन भी करके पूछा जा सकता है। तो अगर हम अप्रैल और मार्च का कंपैरिजन करें तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अगर मार्च और अप्रैल की अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अप्रैल और अगर मार्च की कंपेरिजन किया जाता है तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में 3.33% की वृद्धि हुई। किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं हो रही थी, इस चीज को समझना, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अप्रैल और मार्च की अगर तुलना की जाएगी तो मार्च के कंपैरिजन में अप्रैल में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में 3.33% की वृद्धि हुई और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स में 2.36% की मतलब ग्रोथ हुई, की वृद्धि हुई थी। दोनों चीजें याद रखना। स्केल 3 वालों ध्यान से सुनना, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो 3.3% है ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है ना। ये जैसे बोला ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 5.58 बिलियन था और यहाँ पर 5.4 बिलियन हो गया, तो 3.3% का लगभग जो है इंक्रीमेंट हुआ इसमें, ठीक है। और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स की अगर हम लोग बात करें तो 2.36% की वृद्धि हुई, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर ईयरली ट्रांजेक्शन्स की भी बात की जाए, ईयरली ट्रांजेक्शन्स के बारे में भी इस रिपोर्ट में बताया गया। तो अगर ईयरली ट्रांजेक्शन्स की भी बात की जाए तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में 111% की वृद्धि हुई है। 111% की वृद्धि हुई का इंक्रीज हुआ है। वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स लगभग 100% बढ़ी हुई है, ठीक ना। ये बात हुई ईयरली ट्रांजेक्शन्स की, यानी कि 20-21 की, ठीक है ना। 21-22 की अगर ईयरली ट्रांजेक्शन्स की अगर हम लोग बात करें, 22 तो अभी चल ही रहा है, ठीक है ना। तो अगर ईयरली हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो इस हिसाब से इसका जो डाटा आएगा उसमें ये बताया गया कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में 111% की वृद्धि हुई और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स में 100% की वृद्धि हुई, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर जो
ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई। एनपीसीआई की यहाँ पर बात हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे ये आप लोग रिकॉल करो और कमेंट कर बताओ। नेक्स्ट देखेंगे, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ द एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड विद नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एंड 4 बैंक्स। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और 4 बैंकों के साथ में मिलकर एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, पहले इसका आंसर जानते हैं फिर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए नारायण राणे, ऑप्शन नंबर ए नारायण राणे इसका आंसर हो जाएगा। ये यूनियन मिनिस्टर है, कौन से मिनिस्टर है ये भी जानना है, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमईज हैं, ठीक ना, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमईज हैं। और इन्होंने क्या किया था कि ऑप्शन में पहले देखो ये और भी जो मिनिस्टर्स के नाम दिए गए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, तब हम मतलब थोड़ा सा ना क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। नारायण राणे जी जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमईज हैं। ऑप्शन में अर्जुन मुंडा जी का भी नाम दिया गया, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन मुंडा का नाम दिया गया है। तो ये जो अर्जुन मुंडा जी हैं वो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, ठीक है ना, ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया का नाम दिया गया है ऑप्शन में, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ठीक ना, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। और पशुपति कुमार पारस, ठीक ना, ये जो हैं ये इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज है, ठीक ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ये जो है पशुपति कुमार पारस के पास में है। तो जितने भी ऑप्शन में ये नाम दिए गए सबके नाम सारे मिनिस्टर के पास में कौन कौन सा मंत्रालय ये बता दिया गया। ये पशुपति कुमार पारस जो है रामविलास पासवान जी के भाई हैं, ठीक है ना, और रामविलास पासवान जी भी के पास में भी पहले ये फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री हुआ करती थी, उनकी डेथ के बाद में इनको इसका मंत्री बनाया गया। और पशुपति कुमार पारस जी ने रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनके मरने के बाद में चिराग पासवान जी जो पार्टी को संभाला करते थे, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी ने चिराग पासवान से बगावत करके उनकी पार्टी को तोड़ के अपनी एक नई पार्टी बना ली और उसको संसद से उनको मंजूरी भी मिल गई। और संसद से मंजूरी मिलने के बाद में चिराग पासवान जी को बेदखल कर दिए गए। चिराग पासवान के पास में पार्टी भी नहीं रही, सारे के सारे सांसद और विधायक पशुपति कुमार पारस के पास में आ गए। ये इनको संसद से मंजूरी भी मिल गई और संसद से मंजूरी मिलने के बाद में इनकी पार्टी को मान्यता मिलने के बाद में इनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दिया गया, ठीक। तो ये ऑप्शन में जितने भी लोग दिए गए थे, जितने भी मिनिस्टर दिए गए थे, उनकी पोर्टफोलियो के बारे में आप लोगों को बताया गया। क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा नारायण राणे, ऑप्शन नंबर ए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज इनके पास में। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर से लौटते हैं। अभी हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एमएसएमईज डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज टेस्टिंग सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स का आयोजन किया गया। इस दौरान यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमईज नारायण राणे जी ने एनपीसीआई और 4 दूसरी बैंकों के साथ में मिलकर एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड का सेकंड फेज लॉन्च किया हुआ था, ठीक ना, सेकंड फेज जो है लॉन्च किया गया था। कौन सा फेज है सेकंड फेज, ये भी ध्यान रखना। अब वो 4 बैंकें कौन सी हैं जिनके साथ में मिलकर ये लॉन्च किया गया एनपीसीआई और एनपीसीआई के द्वारा, तो चारों बैंकों के नाम आप जान लो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से भी पूछी जा सकती है कि इसमें ये भी पूछा जाएगा कि 3 बैंकों के नाम दे दिया जाएगा या 4 बैंकों का नाम दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी बैंक के साथ में मिलकर नहीं किया। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि एनपीसीआई और कौन सी 4 बैंकें मिलकर की हैं। तो चारों बैंकों के नाम आप लोग पहले जान लो कि एनपीसीआई कौन कौन सी 4 बैंकों के साथ में मिलकर ये जो है क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च करने जा रहा है। तो पहली बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक ना, कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगी, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगी, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो जाएगी, एचडीएफसी बैंक के साथ के बाद में एसबीएम बैंक इंडिया हो जाएगी, ठीक, एसबीएम बैंक इंडिया। इन चारों बैंकों के साथ में मिलकर एनपीसीआई ये जो है क्रेडिट कार्ड जो है ये लॉन्च करने जा रहा है, एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड का सेकंड फेज लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चारों बैंकों के नाम आप लोग याद रखना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि 4 नाम ऐसे दिए रहेंगे और एचडीएफसी की जगह पे आईसीआईसीआई कर दिया जाएगा और क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि कौन सी बैंक जो है वो किसके साथ में मिलकर नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई। तो इस तरीके से आप लोग याद रखोगे तो चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जिस तरीके से बताई जा रही है, जहाँ जहाँ पर जिस तरीके से भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है वो भी आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक। अब ऑप्शन में जितने भी बैंक, ये जो 4 बैंकें हैं इनका हेडक्वार्टर, इनके एमडी एंड सीईओ, इनकी टैगलाइन इसी टाइम पर आप लोग रिकॉल कर लिया करो। ये बहुत छोटी बातें होती है, हर क्वेश्चन में बार बार मैं बताता हूँ कि जहाँ पर कोई बैंक देखे तुरंत उसका हेडक्वार्टर, उसकी टैगलाइन, उसके एमडी एंड सीईओ याद करो। टैगलाइन बहुत सारी बैंकों की बदल रही हैं,
ठीक ना। कई बार मैं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में पूछता हूँ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से पूछता हूँ, तो लोग गलत कर जाते हैं बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें, क्योंकि वो लोग पहले से याद किए रहते हैं, थोड़ा सा अपडेटेड अपने आप को नहीं रहते हैं, बीच में चीज़ें बदल जाती हैं, तो आप लोग खुद को अपडेट भी करते रहा करो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर है नारायण राणे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, in order to provide easy banking solution in trade, cross-border payments, supply chain, treasury solutions, and retail banking between India and United Kingdom, which bank has recently inked a memorandum of understanding MOU with the Santander UK PLC? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में व्यापार, सीमा पार से भुगतान, आपूर्ति श्रृंखला, ट्रेजरी समाधान और खुदरा बैंकिंग में आसान बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में सैटेंडर यूके पीएलसी के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया और यूके के बीच में बिजनेस को और ज़्यादा इजी करने के लिए, ठीक है ना, इन दोनों ने एमओयू साइन किया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी, जबकि सैटेंडर यूके जो है ये क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, सैंटेंडर, ठीक ना, सैंटेंडर, कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर लो आप लोग, सैंटेंडर जो भी है नाम बस आप लोग याद रखो। सैंटेंडर, ये यूके जो है, यूके पीएलसी जो है ये सैंटेंडर जो भी करना है कर लो। ये जो है ये कंपनी जो करेगी, ये इंडियन कॉरपोरेट्स को उनकी यूके में जो भी इंडियन कॉरपोरेट्स होंगे वो उनकी जो भी बैंकिंग ज़रूरतें होंगी उसको ये पूरा करेगी। आईसीआईसीआई बैंक जो है बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी यूके में इंडियन कॉरपोरेट्स को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी कौन सी कंपनी, सैंटेंडर यूके। ठीक, तो ये जो सैंटेंडर यूके पीएलसी है ये बेसिकली एक ब्रिटिश बैंक है, ठीक ना, ये भी एक बैंक है, ठीक ना, ब्रिटिश बैंक है ये सैंटेंडर यूके पीएलसी जो है एक ब्रिटिश बैंक है, जो कि यूके में जो भी इंडियन कॉरपोरेट्स होंगे उनकी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करेगी। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो है एक एमओयू साइन किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक की यहाँ पर बात हो रही है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है, और संदीप बख्शी जो है इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। टैगलाइन आप लोग रिकॉल करोगे, और ऑप्शन में और जो भी बैंकें वगैरह दी गई इनका हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, टैगलाइन आप लोग रिकॉल कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, A financial literacy campaign named Inspire Enabling an Empowered Future has recently launched by which life insurance company? हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी के द्वारा Inspire Enabling an Empowered Future नामक एक वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया है? इसका जो ये कैंपेन है इसका नाम आप लोग याद रखना, ये कैंपेन नेम आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये देखो इंस्पायर नहीं लिखा हुआ है, इंस्पायर लिखा हुआ है। आर की जगह पे यहाँ पर देखो, हर में जो आर होता है आर की जगह पे रुपीस का सिंबल बनाया गया है, ये इसी तरीके से लिखा गया है, ठीक ना। इंस्पायर इनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर नाम से एक कैंपेन जो है कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें पूछा गया। और ये जो बेसिकली ये जो कैंपेन है ये फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस कैंपेन का नाम और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये आप लोग याद रखना। क्यों लॉन्च किया गया ये आप लोगों से बता ही दिया गया क्वेश्चन में कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन है, ठीक है। तो महिलाओं के बीच में फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए और उनके सिक्योर फ्यूचर के लिए, उन्हें खुद अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल मदर्स डे जो कि 8 मई 2022 जो कि 8 मई 2022 इंटरनेशनल मदर्स डे जो कि 8 मई 2022 को मनाया गया था, उसको ध्यान में रखते हुए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। ये कैंपेन बेसिकली जो है महिलाओं के लिए है, ये भी ध्यान रखना है। इंस्पायर लिखा हुआ है ना, इंस्पायर, तो यहीं से समझ जाओ कि कैंपेन जो है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के बीच में फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए, उनको फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। पराग राजा ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक है ना। पराग राजा ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ऑप्शन में और जो भी चीज़ें दी गई हैं इसका भी नाम इनका भी हेडक्वार्टर और एमडी एंड सीईओ आप लोग रिकॉल कर लेना। नेक्स्ट, which bank has recently launched a clutch of digital products including the digital महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड, महाबैंक लीड ऐप एंड वर्चुअल विजिटिंग कार्ड वी कार्ड? किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड, महाबैंक लीड ऐप और वर्चुअल विजिटिंग कार्ड सहित डिजिटल उत्पादों का एक समूह लॉन्च किया हुआ है? इसमें ये पूछा गया कि कौन सी बैंक ने
कौन सी बैंक ने भी हाल ही में कई सारे डिजिटल उत्पाद लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें से कि डिजिटल महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड, महाबैंक लीड ऐप और वर्चुअल विजिटिंग कार्ड एक हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी हाल ही में कई सारे डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, और उसमें से जो भी प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया है आप लोगों से। क्वेश्चन में ही वो सारी चीज़ें पूछ ली गई जो प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है, जैसे कि डिजिटल महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड, महाबैंक लीड ऐप और वर्चुअल विजिटिंग कार्ड। ठीक है, तो और ये नाम से भी देखो क्लियर हो रहा है ना कि महा हर जगह लग रहा है, महा मतलब लग रहा है, तो फिर महाराष्ट्र की ही बात हो जाएगी। तो वैसे भी ऑप्शन देखकर आप लोग अगर नहीं भी आता थोड़ा सा गैस भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। और पर्टिकुलर एक एक करके सारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस जितना इंपॉर्टेंट था उतना हम लोगों ने पढ़ लिया, बाकी पीडीएफ में थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में आप लोगों को और प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वन फैमिली वन बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक ना, वन फैमिली वन बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एस राजीव ये जो है इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, एस राजीव जी जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ऑप्शन में और जो दूसरी बैंकें दी गई इनका हेडक्वार्टर, टैगलाइन एंड एमडी आप लोग रिकॉल करो। नेक्स्ट, सेबी हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एज एन एक्रीडिटेशन एजेंसी फॉर ए टर्म ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 10 मई 2022। सेबी ने हाल ही में 10 मई 2022 से किस संगठन को 3 साल की अवधि के लिए एक प्रत्यायन एजेंसी के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, प्रत्यायन एजेंसी यानी कि एक्रीडिटेशन एजेंसी, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है ना, तो किसको मान्यता दी गई इसमें पूछा गया, और इसका जो आंसर हो जाएगा एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, अगस्त 2021 में सेबी ने एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स फ्रेमवर्क जारी किया हुआ था। ठीक है, और एक्रीडिटेशन एजेंसी डॉक्यूमेंट जो ये एक्रीडिटेशन एजेंसी होती है बेसिकली ये काम क्या करती है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, स्टेटस वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, इन सब कामों के लिए ये जिम्मेदार होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि पहले भी ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पढ़ रखा हुआ है, तो बस जितना एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी वही हम लोग यहाँ पर जानेंगे। एक्रीडिटेशन एजेंसी वगैरह क्या होती है, क्या काम होता है, यहाँ पर इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड है, इससे पहले भी सेबी ने बीएससी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड, सीएसडीएल वेंचर्स लिमिटेड, इन दोनों को 1 फरवरी 2022 से ही अगले 3 सालों के लिए एक्रीडिटेशन एजेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि ये पहली कंपनी है जो कि सेबी के द्वारा एक्रीडिटेशन एजेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज की गई। इससे पहले भी 2 कंपनी और हैं जो जिसको सेबी के द्वारा एक्रीडिटेशन एजेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। तो कौन कौन सी वो दोनों कंपनी मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग सुनो और उसका नाम याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, उसका नाम है, मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ मैं, बीएसई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड, और दूसरा जो हो जाएगा सीएसडीएल वेंचर्स लिमिटेड। इन दोनों को 1 फरवरी 2022 से, इनकी भी डेट आप लोग याद रखो, 1 फरवरी 2022, इन दोनों को 1 फरवरी 2022 से सेबी के द्वारा अगले 3 सालों के लिए, इनको भी 3 सालों के लिए, अगले 3 सालों के लिए एक्रीडिटेशन एजेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। और अब जो है एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया गया, और ये जो 10 मई से इफेक्टिव होगा, ये डेट भी आप लोग रखना। एनएसडीएल के लिए 10 मई डेट हो जाएगी, इन दोनों के लिए 1 फरवरी की डेट हो जाएगी। ये दोनों आप चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया। सेबी की यहाँ पर बात हो रही है तो माधवीपुरी बच ये सेबी की चेयरपर्सन हो जाएंगे। मुंबई महाराष्ट्र में सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड है, ये एनएसडीएल की होली ओन्ड सब्सिडरी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। Who has recently launched a special deposit scheme for senior citizens and super senior citizens named रेपको सुभिक्षम। ठीक है ना, तो हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेपको सुभिक्षम नामक एक विशेष जमा योजना किसने शुरू की है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, किसने लॉन्च किया हुआ इस योजना को, ये इसमें पूछा गया। क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, उसके बारे में हम लोग और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये अजय कुमार मिश्रा जी की डेजिग्नेशन क्या है, ये किस हैसियत से इन्होंने इसको लॉन्च किया। तो ये जो अजय कुमार मिश्रा जी हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं। ठीक, ये अजय मिश्रा वही हैं जिनको अजय मिश्रा टेनी बोलते हैं, जिनके बेटे का भी कुछ
ये लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में इनका बड़ा नाम चल रहा है ना, किसानों के ऊपर जो गाड़ी वाड़ी चढ़ा दिए थे और उसके बाद में जेल गए थे, फिर उनको बेल मिल गई थी, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाकर किसानों की तरफ से जो लॉयर्स वगैरह थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनकी बेल खारिज करा दी और फिर से ये जेल में है। तो अजय मिश्रा टेनी ये वही हैं, ठीक है ना। अजय मिश्रा टेनी ये नहीं, अजय मिश्रा टेनी की बात हो रही है। इन्हीं के बेटे को भी हाल फिलहाल में जेल हुई है। किस लिए जेल हुई है? क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो किसानों का हत्याकांड हुआ था उसमें ये दोषी पाए गए थे और ये इन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चला दी थी अपनी, ठीक है। तो ये जो अजय कुमार मिश्रा जी हैं ये मिनिस्टर, इनके पास में ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, ठीक ना, गृह राज्य मंत्री हैं ये हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात हुई है रेपको सुभिक्षम। तो रेपको क्या है भाई, पहले तो ये जान लो ना। तो रेपको जो है ये एक बैंक है, ठीक है ना। रेपको जो है ये एक बैंक है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो श्रीलंका और म्यांमार से प्रत्यावर्तित लोगों के रिहेबिलिटेशन करना है, ठीक है। यानी कि उनका पुनर्वास करना जो है, उनके पुनर्वास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। और रेपको सुभिक्षम इसी बैंक की एक डिपॉजिट स्कीम है। ये जो रेपको सुभिक्षम है ये रेपको बैंक की एक डिपॉजिट स्कीम है जो कि सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। अब इस सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को कैसे सेग्रीगेट करोगे, कैसे जानोगे कि भैया कौन सीनियर सिटीजन है और कौन सुपर सीनियर सिटीजन है? तो ये जान लो, सीनियर सिटीजन हम लोग उनको कहते हैं जिनकी उम्र भैया 60 साल से ज़्यादा की होती है। 60+ ईयर्स वालों को हम लोग जो है सीनियर सिटीजन बोलते हैं। और यही एज जो है जब 80+ हो जाए, 80+ ईयर्स के जो लोग होते हैं उनको हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेपको सुभिक्षम है, ये रेपको सुभिक्षम रेपको बैंक की एक डिपॉजिट स्कीम है जो कि सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल से ज़्यादा के होते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, उनके लिए लॉन्च की गई है, ठीक है। और अजय कुमार मिश्रा टेनी, इनका निक नेम टेनी है। पेपर वगैरह में आप लोग पढ़ो तो बीच में लिखा रहता है अजय कुमार मिश्रा टेनी, ठीक है ना। तो अजय कुमार मिश्रा जी ने इस स्कीम को भी हाल ही में लॉन्च किया हुआ है और इसके साथ साथ में अजय कुमार मिश्रा जी ने कुछ और चीज़ें भी लॉन्च की हुई हैं, ठीक है। उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इस स्कीम पर फोकस करते हैं, ठीक। तो ये स्कीम जो है, ये रेपको सुभिक्षम जो है वो सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। पहली चीज़ ये जान लो, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रेपको सुभिक्षम स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर विच या फॉर विच एज बिटवीन विच एज ग्रुप। तो ये 60 साल से 60 साल से ज़्यादा, या फिर ऑप्शन में आपको मिलेगा कि सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रेपको सुभिक्षम जो ये स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है ये किसके लिए है। तो ये सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है, या नहीं दोनों, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन दोनों के लिए है, या फिर क्वेश्चन में ऑप्शन में एज ग्रुप दे दी जाएगी। तो इस तरीके से भी आप लोग समझना, पहली बात, ठीक है ना। और ये जो सीनियर सिटीजन होंगे इनको इस स्कीम पर 7.15% का इंटरेस्ट मिलेगा। डाटा का खेल स्टार्ट हो रहा है, स्केल 3 वालों ध्यान रखना। सीनियर सिटीजन्स को जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 7.15% का मिलेगा और ये जो सुपर सीनियर सिटीजन्स होंगे इनको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 7.25% का मिलेगा, यानी कि 0.10%, 0.10% का डिफरेंस है दोनों के बीच में। सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा कम यानी कि 7.15%, सुपर सीनियर सिटीजन को 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और 15 महीनों के लिए डिपॉजिट स्कीम होगी, 15th मंथ के लिए 15 महीनों के लिए डिपॉजिट स्कीम होगी, क्योंकि इनकी एज ऑलरेडी ऐसे इतने ज़्यादा होती है ना, तो बस 1.5 साल के लिए इनके लिए चलाकर काम किया जाएगा, क्योंकि कोई गारंटी बहुत ज़्यादा होती नहीं ना कि इतने लोग बचेंगे भी आगे या नहीं बचेंगे। हालांकि ये बहुत कड़वा शब्द है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि अजय कुमार मिश्रा जी ने इसको रेपको सुभिक्षम लॉन्च किया हुआ था, और भी कुछ चीज़ें लॉन्च की गई थी। तो क्या लॉन्च की गई थी उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला तो रेपको सुभिक्षम लॉन्च किया गया था अजय कुमार मिश्रा जी के द्वारा। दूसरा जो लॉन्च किया गया था वो है रेपको महिला समृद्धि स्कीम। मैं लिख रहा हूँ, हालांकि PDF में मिलेगा ये, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। रेपको महिला समृद्धि स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया अजय कुमार मिश्रा टेनी जी के द्वारा। और ये स्कीम जो है रेपको महिला समृद्धि स्कीम, ये स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SGH सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है। और इसके तहत, इस स्कीम के तहत में, कौन सी स्कीम के तहत में, रेपको महिला समृद्धि स्कीम, इस स्कीम के तहत में 3 लाख रुपए तक की हाउस होल्ड इनकम वाली महिलाओं को 50,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक ना। कितने का लोन कितना के बीच में रहेगा ये मैं लिख रहा हूँ। 50,000 रुपए से लेकर
2.5 लाख 2.5 लाख रुपीस का कोलेटरल फ्री यानी कि संपार्श्विक लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 50,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन इस स्कीम के तहत में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को प्रोवाइड किया जाएगा। और जो महिलाएं होंगी उनके लिए भी सभी महिलाओं को नहीं प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उन्हीं महिलाओं को ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा जिनकी हाउस होल्ड इनकम एनुअली 3 लाख रुपए तक की है। उन महिलाओं को ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा जिनकी हाउस होल्ड इनकम ईयरली 3 लाख रुपए तक की है। उनको इस स्कीम के तहत में 50,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, और इसके साथ साथ में मिश्रा जी ने रेपको माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। रेपको बैंक जो है उसका जो फाइनेंस डिवीजन है रेपको माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, उसके मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ में रिपेट्रिएट यूथ डेवलपमेंट स्कीम भी जो है लॉन्च की गई है मिश्रा जी के द्वारा। ठीक है, ये भी जो है ये स्कीम भी जो है वो इसी बैंक की स्कीम है। ठीक है, म्यांमार और श्रीलंका के A क्लास प्रतिस्थापित लोगों को और उनकी फैमिलीज के लिए स्कीम है। कौन सी स्कीम? तीसरी स्कीम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरी स्कीम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। दूसरी स्कीम तो थी रेपको महिला समृद्धि स्कीम, और तीसरी जो स्कीम है इसका नाम है रिपेट्रिएट यूथ डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई। ये स्कीम जो है ये म्यांमार और श्रीलंका के जो भी A क्लास के प्रतिस्थापित लोग होंगे, ठीक है ना, जो भी A क्लास के प्रतिस्थापित लोग होंगे उनकी फैमिलीज को ये स्कीम इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये इस स्कीम के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 18 से लेकर 35 साल के लिए उनकी एज रहेगी। ठीक ना, 18 से लेकर 35 साल तक के श्रीलंका और म्यांमार के A क्लास प्रतिस्थापित लोगों के लिए स्कीम है। और इस स्कीम के तहत में उनको 25,000 रुपये तक की मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप मिलेगी। ठीक ना, कितने रुपए तक की? 25,000 रुपये तक की मैक्सिमम। ये मैक्सिमम 25,000 है, 25,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, 25,000 से कम कुछ भी स्पॉन्सरशिप अमाउंट उनको मिल सकता है। स्कीम का नाम आप लोग फिर से सुन लो, रिपेट्रिएट यूथ डेवलपमेंट स्कीम। ये श्रीलंका और म्यांमार के A क्लास प्रतिस्थापित लोगों के लिए है। 18 से 35 साल तक के जो लोग होंगे या फिर उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे और उनको इस स्कीम के तहत में 25,000 रुपये तक की मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप अमाउंट मिलेगी। रेपको बैंक की यहाँ पर बहुत बात हो रही थी, तो रेपको बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो रेपको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। आर.एस. ईसाबेला जो हैं वो इस बैंक के MD हो जाएंगे। और इस बैंक के इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे रेपको बैंक के, तो 19 नवंबर 1969 को इस बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक, तो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को बता दी गई। अजय कुमार मिश्रा जी के पास में कौन सा मंत्रालय ये मैंने आप लोगों को बताया। ऑप्शन में जो भी और लोग दिए गए ना इनके पास में कौन कौन सी मिनिस्ट्री है आप लोग रिकॉल कर लो। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू डिजिटाइज ई चालान कलेक्शन फॉर द मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट व्हिच बैंक हैज रिसेंटली टीम्ड अप विद वर्ल्डलाइन इंडिया ए ग्लोबल लीडर इन पेमेंट सर्विसेज। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के लिए ई चालान संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने भुगतान सेवाओं में वैश्विक अग्रकर्ता वर्ल्डलाइन इंडिया के साथ में मिलकर काम किया हुआ है या मिलकर टीम अप किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्डलाइन इंडिया की। तो वर्ल्डलाइन इंडिया जो है ये पेमेंट सर्विसेज का ग्लोबल लीडर है। इसी के साथ में कौन सी बैंक ने मिलकर मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ई चालान कलेक्शन को डिजिटाइज करने का काम किया, ये इसमें पूछा गया है। तो बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बैंक ऑफ इंडिया और इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में टाई अप किया हुआ है जिससे कि MP पुलिस के मध्य प्रदेश पुलिस का जो ई चालान है उसको डिजिटाइज किया जा सके। बस इतना ही हमको जानना है। बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अतानु कुमार दास ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग ये बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन हो जाएगी। ऑप्शन में जो दूसरी बैंक की दी गई इनका हेडक्वार्टर MD एंड CEO टैगलाइन आप लोग याद कर लो। बस इतना याद रखो कि बैंक ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश पुलिस का जो ई चालान है उसको डिजिटाइज करने के लिए वर्ल्डलाइन और बैंक ऑफ इंडिया ने जो है टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट, in order to cross border export import transactions to corporates and MSMEs which bank has recently launched an online platform trade next। कॉरपोरेट्स और MSMEs को सीमा पार निर्यात आयात लेन देन के लिए किस बैंक ने हाल ही में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया हुआ है। ठीक ना, कॉरपोरेट्स और MSMEs को सीमा पार आयात लेन देन के लिए किस बैंक ने भी हाल ही में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया हुआ है। ये आप लोग नाम याद रखना। ठीक ना, कॉरपोरेट्स और MSMEs के लिए क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को
और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आसान बनाने के लिए कौन सी बैंक ने ट्रेड नेक्स्ट नाम से एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ, ये इसमें पूछा गया। और इसका जो आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। बैंक का नाम और प्लेटफॉर्म, ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा यही रहेगा, लगभग यही रहता है, ठीक है ना। ट्रेड नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 2 बार 3 बार इसको दोनों को एक साथ मान लो। ट्रेड नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेड नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेड नेक्स्ट, ट्रेड नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसे 2-3 बार आप लोग खुद से बोल लोगे तो चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी, ठीक ना। तो कुल मिलाकर बैंक का नाम और प्लेटफॉर्म का नाम, आप ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक ना, और बैंक गारंटी हो जाएगी, लेटर ऑफ क्रेडिट हो जाएगी, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, एफडीआई हो जाएगी, एलआरएस हो जाएगी। इन सब की सुविधा आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एलआरएस, एफडीआई, इन सब की सुविधा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी, ठीक है। और अभी हाल ही में यूबीआई पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना हुआ है। ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। इस क्वेश्चन का तो आंसर बस इतना होगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ट्रेड नेक्स्ट के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं हमको मिलेंगी वो मैंने आपको बताया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एलआरएस, इन सबकी सुविधा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगी। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है, लेकिन इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर आप लोगों को बताना जरूरी है, हमारे रिवीजन पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना जो कि अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव हुआ है, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही बना हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इससे पहले भी कई सारे प्राइवेट बैंक हैं जो कि अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव हो चुके थे। तो कौन कौन से अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम पर लाइव होने वाले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताओ। ये अपने पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ था, इसका आंसर दो और खुद को जज करो, खुद को देखो कि आप लोग कितने हिसाब से वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तैयारी आप लोगों की कैसे चल रही है, ठीक है। क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। राजकिरण राय जी ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। गुड पीपल टू बैंक विद इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड बाय द एक्सिम बैंक टू मॉरिशस फॉर ऑनगोइंग मेट्रो एक्सप्रेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एक्सिम बैंक द्वारा मॉरिशस को चल रही मेट्रो एक्सप्रेस और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कितनी अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की जाएगी, ठीक है। मॉरिशस में भी एक मेट्रो एक्सप्रेस और दूसरे कुछ अन्य बुनियादी ढांचा यानी कि अदर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो एक्सिम बैंक के द्वारा उन चल रहे प्रोजेक्टों को, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको कितना अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी, एक्स्ट्रा एडिशनल, ठीक ना। ये एडिशनल की बात हुई, एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि कुछ ना कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट पहले से दी जा चुकी है, अभी ये एडिशनल दिया जा रहा है। पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा USD 190 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी। USD 190 मिलियन, ठीक है। एक्सिम बैंक और SBM मॉरिशस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, मैं लिख रहा हूँ इसको SBM MIDCL, फिर से सुन लो आप लोग। एक्सिम बैंक और SBM मॉरिशस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि SBM MIDCL और एक्सिम बैंक, इन दोनों ने भी हाल ही में एक MOU साइन किया हुआ है जिससे कि मॉरिशस में चल रही मेट्रो एक्सप्रेस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एडिशनल 190 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की जा सके। और इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने बताया कि ये एडिशनल है ना, इसका मतलब कि इससे पहले कुछ ना कुछ दिया गया होगा, कुछ ना कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी दी जा चुकी होगी, ठीक है। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मॉरिशस को ऑलरेडी 500 मिलियन USD, कितने की, 500 मिलियन USD की लाइन ऑफ क्रेडिट पहले ही दी जा चुकी है। और ये जो 190 मिलियन USD की है ये अतिरिक्त है, यानी कि एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट है जो एक्सिम बैंक के द्वारा दी जा रही है। पहले से ही 500 मिलियन USD की लाइन ऑफ क्रेडिट दी जा चुकी थी, अब एडिशनल 190 मिलियन USD की क्रेडिट जो है वो एक्सिम बैंक के द्वारा दी जा रही है। इसको 18 अप्रैल 2022 से ये LOC प्रभावित हो जाएगा। 18 अप्रैल 18 अप्रैल 2022 से ये LOC प्रभावी हो गया। बाकी इस MOU में अपनी कुछ उनकी शर्तें वगैरह हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अनुसार, ठीक है ना।
लेकिन उतना डीप में हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एलओसी जो है इससे कुछ ना कुछ कि किससे किससे कितना सामान खरीदना, हमारा ये सामान खरीदना, कुछ और भी किस तरीके से जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से के हिसाब से कुछ अपनी शर्तें भी हैं, तो यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हालांकि पीडीएफ में उसको डाल दूंगा, और उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना, तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को मिलेगा। एग्जिम बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है वो हेडक्वार्टर हो जाएगा, और हर्षा बैंगरी जो है वो इसके एमडी हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट हिंदी एट यूएन। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का योगदान दिया है? संयुक्त राष्ट्र में हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये इसमें पूछा गया है। पहले इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 8 लाख यूएसडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 8 लाख अमेरिकी डॉलर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, और इसके लिए भारत सरकार ने 2018 में यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के साथ में मिलकर हिंदी एट यूएन, मैं लिख रहा हूँ ये नाम आप लोग याद रखना, हिंदी एट यूएन। ठीक है, तो भारत सरकार, मैंने बताया ना कि भारत सरकार जो यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सालों से लगातार काम कर रही है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 2018 में यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के साथ में मिलकर हिंदी एट यूएन नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ था। और अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आर रविंद्रा, मैं नाम लिख रहा हूँ, आर रविंद्रा, ठीक ना, आर रविंद्रा जी ने 8000 यूएसडी का एक चेक हिंदी एट यूएन प्रोजेक्ट के लिए मीता होसाली जी को दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो मीता होसाली जी हैं, ये क्या है, इनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ। मीता होसाली जी जो हैं, ये मीता होसाली जो है वो यूनाइटेड नेशंस में डिप्टी डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स इंचार्ज न्यूज़ एंड मीडिया डिवीजन हेड हैं ये, और इन्हीं को आर रविंद्रा जी ने भी हाल ही में 8 लाख यूएसडी का चेक दिया हुआ है। आर रविंद्रा जी कौन है? तो आर रविंद्रा जी जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द रिवाइज्ड ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 बाय मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली के द्वारा वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? और इसका जो आंसर हो जाएगा 7.6%, ऑप्शन नंबर बी। ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2023 की, ठीक ना, और अभी इसको रिवाइज किया गया तो 7.6 है, और रिवाइज करने से पहले कितना था? तो 7.9% था, जिसको अब कम करके 7.6% कर दिया गया। ये बात हुई 2023 की। अगर हम लोग बात फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो उसमें उसको भी रिवाइज किया गया है, और उसके लिए जो है ये 6.7% रहने का अनुमान है। पहले ये अनुमान जो था रिवाइज होने से पहले 7% का था। ठीक है, आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2023 के लिए भी ये जो है ग्रोथ फोरकास्ट की गई है। तो आरबीआई के द्वारा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2023 के दौरान ग्रोथ फोरकास्ट कितनी की गई? 7.2% की। ठीक है ना, मैं आगे थोड़ा सा साफ से लिख दे रहा हूँ, 7.2% की। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की द्वारा बात करें हम लोग, वर्ल्ड बैंक ने भी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए अपना ग्रोथ फोरकास्ट प्रेडिक्ट किया हुआ है, तो वो 8.0 यानी कि 8% रहने का अनुमान है इसके द्वारा। ठीक है, और तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.6%। पहले इसका आंसर पहले ये जो था 7.9% हुआ करता था। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद स्पाइसजेट एयरलाइन। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में स्पाइसजेट एयरलाइंस के साथ में साझेदारी की है? ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। स्पाइसजेट एशिया बैंक, नाम सुनो आप लोग, स्पाइसजेट एशिया बैंक वोएज और वोएज ब्लैक, इन 2 वेरिएंट में ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे। बस इतना ही पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात हो रही है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अमिताभ चौधरी इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। ऑप्शन में जो और बैंक दी गई इनका ये सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल कर लो। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड द रिक्वायरमेंट ऑफ द परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन और आधार नंबर मैंडेटरी फॉर द डिपॉजिट और विड्रॉल्स
of rupees 20 lakhs or more in a fiscal year. The new rules will be effective from which date? बढ़िया क्वेश्चन है ये। भारत सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए या उससे अधिक, ध्यान रखना 20 लाख रुपए या उससे अधिक की जमा या निकासी दोनों के लिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक ना। डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स दोनों है, 20 लाख रुपए या उससे अधिक की दोनों चीज़ याद रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए या फिर उससे अधिक की जमा या निकासी के लिए पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, इन दोनों को मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। तो ये जो नया नियम लाया गया है किस तारीख से प्रभावी होगा, ये इसमें पूछा गया है। दिस न्यू रूल विल बी इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 मई 2022, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 26 मई 2022, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक। 26 मई 2022, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के एक अकाउंट या फिर एक से जो चीज़ भी मैं बोल रहा हूँ ना, टेक्निकली थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से की जा सकती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली जा सकती है, इसलिए एक एक लाइन इसकी ध्यान से सुनना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के एक अकाउंट या फिर एक से अधिक अकाउंट, जरूरी नहीं कि किसी एक ही अकाउंट, एक अकाउंट या फिर एक से अधिक अकाउंट के माध्यम से किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। ये जो बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना, या फिर पोस्ट ऑफिस, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, टेक्निकली यहीं से चीज़ें पूछी जाएंगी, यहीं से घुमा कर पूछ लिया जाएगा ये बैंक के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, कोऑपरेटिव बैंक के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, पोस्ट ऑफिस के लिए ये नियम है कि नहीं, तो फिर आप लोग गलत कर जाओगे। इसलिए जो भी बता रहा हूँ स्केल 3 वालों, खास तौर से ध्यान से सुनना आप लोग। डाटा यहाँ से उठाया जा सकता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग यहाँ से हो सकती है, ठीक है। स्केल 3 में डाटा पूछा जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि जीबीओ में नहीं पूछा जाएगा, जीबीओ में भी पूछा जा सकता है। इसलिए जितना डीप में, जितना इन डेप्थ में चीज़ें बता रहा हूँ, सुनो, समझो उसको ध्यान से, एक लाइन सुनो और थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाओ। पीडीएफ में हालांकि सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सिर्फ आप लोग मुरारी बाबू की किताब के तरीके से ना सुनो, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है कंटेंट बनाने में। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना ही ध्यान से आप लोग इसको सुनो। और बार बार मुझे बीच में ये ज्ञान इसलिए देना पड़ता है कि थोड़ा सा आप लोग मोटिवेटेड रहो, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है ये, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक पहुँचते हुए आप लोग थोड़ा सा लेजीनेस आप लोगों के अंदर आ रही होगी, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि समझो इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से सुनो आप लोग, किसी भी व्यक्ति के एक अकाउंट या फिर एक से अधिक अकाउंट के माध्यम से किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस द्वारा 20 लाख रुपए या फिर इससे अधिक अमाउंट के कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल के लिए पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। ये ध्यान रखना आप लोग, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। और ये 10 मई 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी, ठीक ना, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा 10 मई 2022 को इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। और ये जो भी रूल्स हैं ये 26 मई 2022 से प्रभावी हो जाएंगे, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ये मैंने बताया आप लोगों से कि जो भी 10 मई 2022 को सीबीडीटी के द्वारा जो प्रॉपर गाइडलाइन जारी की गई थी वो जो है 26 मई 2022 से ही प्रभावी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें कई सारी चीज़ें और बताई गई थी, तो मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने के लिए भी पैन कार्ड या आधार कार्ड जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, ऐसा सीबीडीटी की नोटिफिकेशन में लिखा गया है। पहली चीज़ तो पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया था 20 लाख रुपए से अधिक ट्रांजैक्शंस के लिए। दूसरी चीज़ जो ये लिखी गई है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट, ठीक ना, करंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट, ठीक ना, या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने के लिए भी पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक। और अभी हाल फिलहाल में, अभी वर्तमान में, ये क्वेश्चन आज ही मैंने पूछा हुआ था अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब में और टेलीग्राम पर। अभी जो करंट का सिनेरियो चल रहा है, अभी करंट में पर डे 50,000 रुपीज़, ठीक ना, पर डे 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ या फिर इससे अधिक, 50,000 रुपीज़ या फिर इससे अधिक के लिए कैश डिपॉजिट पर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ऑप्शन में आप लोगों को 50,000 भी मिलेगा, लेकिन कई बार लोगों ने मुझे रिप्लाई किया कि 49,099.99 रुपीज़, ये भी ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके बाद जैसे ही आप लोगों को 50,000 रुपीज़ हो जाएगा तो ठीक है। अभी करंट में जो है, करंट का जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से पर डे 50,000 रुपीज़ या फिर इससे अधिक के कैश डिपॉजिट पर पैन कार्ड की
आवश्यकता होती है। ये नियम भी चलता रहेगा। जो सीबीडीटी ने भी हाल ही फिलहाल में जो ये अपने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ये बताया गया है, वो भी मेंशन किया गया है कि 50,000 रुपये पर डे के कैश डिपॉजिट पर पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। ये नियम तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ में इसमें 20 लाख रुपए की जो है ये एडिशनल इसमें कर दिया गया है। 50,000 रुपये पर डे आप लोग अगर कैश डिपॉजिट करते हो तो आप लोगों को जो है पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ में इसमें 20 लाख रुपए वाला एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए लिमिट भी लगा दी गई है, ठीक है ना। ये जो 20 लाख रुपए है ना, ये पूरे फिस्कल ईयर के लिए है। तो 50,000 रुपये पर डे के साथ साथ में 20 लाख रुपए या इससे अधिक एक फिस्कल ईयर में भी आप लोग करते हो, तब भी जो है आपको ये पैन कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। ये दोनों लिमिट एक साथ में कंबाइन कर देंगे, 50,000 रुपये और 20 लाख रुपए पर ईयर, ये दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ऐसा सीबीडीटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें ये बताया गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी 26 मई 2022 इसमें इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन के संबंधित बताई गई और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों की समझ में आई होंगी। और बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। खासतौर से जो है मैंने बताया कि बैंक के लिए, कोऑपरेटिव बैंक के लिए और पोस्ट ऑफिस के लिए, ठीक है ना, डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों के लिए ये सारी चीज़ें लगेंगी। पीडीएफ में भी ये सारी चीज़ें डीप में मिलेंगी, इन डेप्थ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग इसको याद करते हुए चलो। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। The Reserve Bank of India has recently imposed several restrictions on which bank, including on withdrawals, in view of lenders' worsening financial position. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ऋणदाता की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए किस बैंक पर निकासी सहित कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर डी, शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक, ठीक है। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है। बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 35A सेक्शन 56 के तहत में ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। 13 मई 2022 13 मई 2022, ठीक है ना, से अगले 6 महीनों के लिए, 6 मंथ से अगले 6 महीनों के लिए ये प्रतिबंध आरबीआई पे जारी रहेंगे। इस प्रतिबंध के लग जाने के बाद में बैंक आरबीआई के बिना पूर्व अनुमति के किसी भी लोन को रिन्यू नहीं कर सकेगा, नया लोन नहीं दे सकेगा। 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। 6 महीने के बाद में भी ये प्रतिबंध रिव्यू कंडीशन में रहेगा। इस पर हटेगा कि नहीं हटेगा, ये डिसीजन 6 महीने के बाद में ही लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किया, को मतलब 16 मई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और चीज़ों को यहीं पर हम लोग अभी वाइंड अप करेंगे और अपने अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।